तनवीर उसके किसी भी जवाब और किसी भी दलील से मुतमईन नहीं था। बात मज़ीद आगे बढ़ती, इतने में तनवीर की मोबाइल की बेल बजी और वो कॉल सुनने लगा। कहने को तो चंद साल ही थे, लेकिन ऐसे लगता था इन्हीं चंद सालों में उसने तमाम जिंदगी जी ली है। ना उससे पहले का कोई मंजर दिखाई देता और ना उसके बाद का। हर तरफ धुआं ही धुआं था। रूहान खुद में खोया था। इतने में तनवीर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए अपनी जगह से उठा। चल, अड्डे पे चलते हैं, एक पार्टी आ रही है। रूहान ने उसकी तरफ देखा और उकताहट से जवाब दिया, नहीं यार, तुम जाओ, मैं कल आऊँगा। उसने सोचा अपने कमरे में जाके सो जाता हूँ, लेकिन तनवीर कहाँ मानने वाला था। उसने उसे कलाई से दबोचा और जोर से खींचकर खड़ा किया। अबे चल, ये मजनू वाले ड्रामे मजीद नहीं चलने, तुझे कमाल की चाय पिलाता हूँ। रूहान ने बहाना गढ़ा, यार तू तो पार्टी के साथ मसरूफ होगा, मैं ऐसे बिला वजह बोर होता रहूंगा। लेकिन तनवीर ने झट से जवाब दिया, तुझे मैं बोर नहीं होने देता, शामी और नोमी को भी बुलाया। रूहान ने हैरान होकर पूछा, वो लोग यहीं हैं? बाइक की तरफ बढ़ते हुए तनवीर ने जवाब दिया, हाँ यार, गाँव ही आए हुए हैं, लेकिन कल ही नोमी ने फ़ोन किया था, मैंने उसे तुम्हारे बारे में भी बताया। डॉक्टर राशिद के जुड़वा बेटे शामी और नोमी तनवीर की तरह रूहान के स्कूल मेट थे। बचपन में तो बहुत वक्त साथ गुजरा, लेकिन मैट्रिक के बाद डॉक्टर साहब ने दोनों बेटों को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। उसके बाद इन लोगों का मिलना जुलना कम हो गया, लेकिन जब भी मिलते बचपन की यादें ताज़ा हो जाती थी। नहीं यार, मुझे घर जाना है, काम है। रूहान जिस कर्ब से गुजर रहा था, इसमें किसी से मिलना बहुत मुश्किल था। वो नहीं चाहता था कि पुराने दोस्तों के दरमियान यूं ही मुंह लटका के बैठा रहे, लेकिन तनवीर ने उसे झाड़ दिया, बकवास मत कर, सिवाय सोने के तुझे कोई काम नहीं है। रूहान की बेबसी देख के वो उसे अजीब नज़रों से घूरने लगा। तनवीर उसके बदले रवैये पे अक्सर ऐसे ही हैरान हो जाया करता था। रूहान नजरें चुराने लगा। तनवीर ने उसके कंधों पे हाथ रखे और बोला, असल बात क्यों नहीं बताते हो? कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है? रूहान ने चिढ़ते हुए उसके हाथ झटक दिए और बोला, ओ प्लीज, अब तुम अम्मी वाले डायलॉग मत शुरू कर दो। तनवीर आहिस्तगी से बोला, देख, हम यार हैं, तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकते हो। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कुरेदता, उसका फ़ोन बजने लगा। रूहान दूसरी तरफ मुड़ते हुए बोला, तू जा, वो लोग तेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। यार, तनवीर के चेहरे पे खफगी और बेबसी आया थी। रूहान ने सिगरेट का एक लंबा सा कश लिया। तुझे घर तक छोड़ दूं? नहीं, मैं चला जाऊंगा, थोड़ी सी वॉक ही हो जाएगी। रूहान ने बिना मुड़े ही जवाब दिया। रूहान का घर लगभग 2 किलोमीटर पे था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ नदी के पुल से गुजरा। बेख्याली में चंद लम्हे अपना अक्स नदी के शफाफ पानी में देखा और उसे अपने अक्स में खूंखार भेड़िया दिखाई देने लगा, जिसका चेहरा खून से लथपथ था, जैसे अभी किसी मासूम जानवर का शिकार किया हो। वो घबरा के पीछे हटा। उसके पांव बोझल होने लगे। थोड़ा सा आगे चल के वो नहर के किनारे एक दरख्त के तने के साथ टेक लगा के बैठ गया। एक और सिगरेट सुलगाई। सिगरेट के धुएं में उस लड़की की तस्वीर बनने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ियां बहने लगी और देखते ही देखते सिसकियां आहों में ढल गईं। या मेरे खुदा, ये क्या गुनाह सरजद हो गया मुझसे। वो ताड़ी मार के रोना चाहता था। इतने में दूर से आते हुए रिक्शे की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। रूहान ने जल्दी से आंसू पोंछे और खुद को संभालने लगा। रिक्शा उसके सामने से गुजरा। अबिया और उसके छोटे भाई स्कूल से वापस आ रहे थे। सबसे छोटे अनस ने आवाज़ दी, रूहान भैया। उसने जवाबन हाथ हिलाया। रिक्शे वाले ने हल्की सी ब्रेक लगाई। अबिया बोली, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? हमारे साथ चलें। उसने जवाब दिया, नहीं, तुम लोग चलो, मैं बस आता हूँ थोड़ी देर तक। उसने सिगरेट छुपाने की कोशिश की। अनस से बड़ा अनीस बोल पड़ा, चले ना भैया।
अरे बाबा, तुम चलो ना, मैं तनवीर भैया का इंतज़ार कर रहा हूँ, उसके साथ ही घर आ रहा हूँ। चौहान ने टालने के लिए झूठ बोल दिया, साथ ही रिक्शे वाले को इशारा किया। यार आप रुक क्यों गए, ले जाओ इन्हें। अबिया की नज़रें रूहान पे टिकी थी। वो उसके इस अंदाज को समझ नहीं पाया। जब तक रिक्शा वहां से उछल नहीं हुआ, वो लगातार उसकी तरफ देखती रही। रूहान से मजीद बैठा नहीं गया। उसने सिगरेट बुझाई और घर की तरफ चल पड़ा। 1 महीना बीत चुका था। ना तो उसके रवैये में कोई तब्दीली आई और ना ही अम्मी के सवालों ने उसका पीछा छोड़ा। इलेक्शन से फारिग होने के बाद पापा का फोकस उस पे था। अब तो अक्सर बातों बातों में फ्यूचर प्लान पूछ लेते थे। अब क्या इरादे हैं? चौहान हमेशा की तरह ही जवाब देता, पापा काफ़ी जगहों पे अप्लाई किया हुआ है, कहीं से कोई जवाब नहीं आया। एक दिन तो बाबा बोल ही पड़े, वो तो ठीक है, अब यहाँ बैठ के भी तो कुछ नहीं होगा ना। अगर जॉब का इरादा है तो हाथ पांव मारने पड़ेंगे। इतने सालों में काफ़ी ताल्लुक बना लिया होगा तुमने। शहर जाओ, लोगों से मिलो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। उनकी निगाहें बेशक टीवी स्क्रीन पे थीं, लेकिन फोकस रूहान पे ही था। रूहान के पास और कोई जवाब नहीं था तो जल्दी से झूठ गढ़ के सुना दिया। आमिर से बात हुई है, वो मेरे लिए अपनी कंपनी में कोशिश कर रहा। इस पे बाबा तो खामोश हो गए, लेकिन अम्मी बोल पड़ी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद अगर नौकरी नहीं मिलती तो दफा करो, इधर ही कोई कारोबार कर लो। वो तुम्हारा दोस्त तनवीर भी तो कर रहा है, उसने तो तालीम भी मुकम्मल नहीं की। पिछले दिनों उसकी अम्मा बता रही थी कि उसने रकबा लिया। अम्मी, वो आड़त का काम करता, हर बंदे के बस की बात नहीं है, और अगर यही करना था तो इतने साल बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। चौहान चिढ़ने लगा। इतने में चचा की आवाज आई, भाईजान सो तो नहीं गए? बाबा दरवाजे की तरफ मुड़े और बोले, नहीं नहीं खालिद, आ जाओ, जाग रहे हैं अभी। चचा लाउंज में दाखिल हुए, इनके पीछे चची भी थी। अम्मी ने उठ के इस्तकबाल किया, उन्हें सामने वाले सोफे पे बिठाया, साथ ही बोली, मैं चाय लाती हूँ। चच्ची ने हाथ पकड़ के अम्मी को बिठाया। नहीं भाभी, बस अभी चाय पी है, आप बैठे, कुछ ज़रूरी बात करनी है। चच्ची संजीदा लग रही थी। रूहान को अंदाज़ा हो गया कि कुछ सीरियस मसला है, इसलिए उसने वहाँ से खिसकने की कोशिश की, लेकिन चच्चा की आवाज़ पे उसके पाँव रुक गए। रूहान बेटा, तुम किधर जा रहे हो? अम्मी बोली, टीवी तो बंद करते हैं, एक तो खबरों वाले चैनल ने जान ली हुई हमारी। पापा खफा के बोले, वाह भाई, खुद आप सास बहू वाले ड्रामे देखते रहें तो कोई मसला नहीं, हम हालात हाजरा नहीं देख सकते। अम्मी ने उन्हें टोका, छोड़े ना, खालिद भाई आए हैं, उनकी बात तो सुन लें। बाबा ने चचा और चची की तरफ रुख मोड़ लिया। चचा ने बात शुरू की, मलिक साहब इलेक्शन के बाद नजर ही नहीं आ रहे। बाबा ने जवाब दिया, हाँ यार, मैं भी 2-3 दफ़ा डेरे पे गया हूँ, नहीं मिले, फ़ोन भी नहीं उठा रहे। चचा मुस्कुराते हुए बोले, लगता है शिकस्त ज़्यादा ही दिल पे ले ली है जनाब ने। बाबा ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, इतने सालों बाद हवाई सीट आ रहे हैं, सदमा तो होगा। आपने कोई कमी तो नहीं छोड़ी थी इलेक्शन कैंपेन में, फिर ऐसे क्यों हुआ? इस बार बाबा सीधे होके बैठ गए और कहने लगे, यार आपस की बात है, कमी हमने कोई नहीं छोड़ी, लेकिन अब आवाम के तेवर वो नहीं रहे। हम जिधर भी जाते हैं तो लोग सबसे पहले तरक्याती कामों का पूछते हैं, पिछले वादों का पूछते हैं। मलिक साहब को कई दफ़ा मशवरा दिया कि अब बाप दादा वाली सियासत छोड़ के आवाम की सियासत शुरू करें, वोट लेने के लिए कुछ दिखाना पड़ेगा। अब लोग ऐसे नहीं मानेंगे। दोनों भाइयों का फेवरेट टॉपिक चल पड़ा था। चची को अंदाजा हो गया कि अब ये गुफ्तगू इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है, तो वो चचा को घूरते हुए बोली, ओहो, आप लोग भी किन बातों में पड़ गए हैं, जो बात करनी थी वो तो रह ही गई। सबकी नजरें उन पे थीं। चचा फौरन ही असल मौजू पे आ गए। भाई साहब, बात दरअसल ये है। सब उन्हें गौर से सुनने लगे। रूहान का आगे का क्या प्लान है? चचा के गैर मुतवक्के सवाल पे रूहान के तो जैसे तोते उड़ गए कि उसका जिक्र कहाँ से आ गया। भाई, हम भी इससे रोजाना यही सवाल करते हैं, सामने बैठा है पूछ लो।
बाबा ने सर घुमा के रूहान की तरफ इशारा किया। सब उसकी तरफ देखने लगे। उसने फिर से वही रटा रटाया जवाब दिया। अप्लाई किया हुआ है, कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा। बाबा ने हंसते हुए तंजी अंदाज में, देख लो, एक माँ से हम भी यही सुन रहे हैं। खैर तुम बताओ, तुम्हें कोई काम है रूहान से? चचा ने फौरन जवाब दिया, काम तो है, लेकिन रूहान अगर कुछ अरसा मजीद यहाँ पे रुकता है तो ही मैं बता सकता हूँ। उनकी नजरें रूहान पे थी। जी जी चचा, मैं इधर ही हूँ, आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। रूहान ने जिस जल्दबाजी में जवाब दिया, अम्मी और बाबा चौंक गए। लेकिन चचा अब खुल के बात करने लगे। बेटा, जैसे कि तुम्हें पता है, अभिया ने मैट्रिक कर लिया, माशाल्लाह अच्छे नंबर हासिल किए हैं। पिछले हफ्ते उसका एफएससी में एडमिशन भी करा दिया है। हम सोच रहे थे कि उसके लिए किसी से ट्यूशन की बात करें, लेकिन तुम्हारी चची का इरादा है कि जब तक तुम यहाँ हो उसे थोड़ा टाइम दे दिया करो। इससे पहले कि रूहान कोई जवाब देता, अम्मी झट से बोल पड़ी, बस इतनी सी बात? मैं तो घबरा ही गई थी। रूहान क्यों टाइम नहीं देगा? अभी यहाँ अपनी बच्ची है, आप लोगों को पूछने की जरूरत ही नहीं थी। उसने अभी सोचा ही नहीं था कि क्या जवाब दे। चच्ची फौरन पूछने लगी, बेटा हाँ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? वक्त तो होगा ना तुम्हारे पास? सबकी निगाहें रूहान पे जमी थी। नहीं नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, आप जिस वक्त कहेंगी मैं आ जाया करूंगा। उसके पास हामी भरने के अलावा कोई चारा नहीं था।